हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। विवान ने गाड़ी से विवान ने नव्या को गाड़ी से उतारा और सामने खड़ा कर दिया। नव्या ने सामने देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। सामने का नज़ारा देख नव्या जोर से बोली, वाह, पानी पूरी, वो भी इतने दिन बाद। आई लव इट कि एक लड़का आता है और नव्या को कहता है आइए मैम। नव्या विवान को देखती है तो वो कहता है चलो यार, या यहीं रहने का इरादा है। नव्या जल्दी से अंदर चली जाती है और पानी पूरी वाली से कहती है भैया तीखा देना। पानी पूरी वाला बोला जी। वो बनाने लगता है। कुछ देर में नव्या को पानी पूरी देता है। नव्या उसे देख खाने लगती है। वो उस वक्त एक बच्ची नजर आ रही थी। ना चिंता ना कुछ। विवान उसे बस देखता रहता है कि नव्या की नज़र उस पर जाती है तो इशारे में वो पूछती है क्या हुआ। तो वो ना में सर हिला देता है कि नव्या कहती है तुम नहीं खाओगे। विवान बोला मैं। वो नव्या ने कहा क्या तुम नहीं खाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, खा लो ना। विवान नव्या को मना नहीं कर पाता और वो भी खाने लगता है। नव्या भी मुस्कुरा दी। उसके बाद विवान नव्या को लेकर आइसक्रीम शॉप गया। नव्या खुश होते हुए बोली आइसक्रीम, वाओ। विवान ने नव्या को गाड़ी में ही बैठने को कहा और खुद आइसक्रीम लेने शॉप में चला गया। आज ये किस्मत थी या आसमान भी खुश था। दिल्ली की गर्म हवाएं अब ठंडी बन गई थी। मौसम सुहावना हो गया। नव्या गाड़ी से उतरी और गाड़ी के पास बोनट पर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में विवान आइसक्रीम लेकर आया और नव्या को दी। नव्या ने देखा उसका फेवरेट फ्लेवर था बटर स्कॉच तो उसने जल्दी ली और बोली मेरा फेवरेट फ्लेवर है ये तो, और खोल कर खाने लगी। विवान ने जब नव्या को देखा तो बस देखता रह गया। आज वो एक मासूम बच्ची लग रही थी। उसके बाल हवा से उड़कर उसके गालों को छू रहे थे, लेकिन नव्या तो बस अपनी आइसक्रीम में खोई हुई थी कि तभी नव्या विवान को देखती है और उसे हंसी आ जाती है। विवान हैरानी से बोला तुम हंस क्यों रही हो। नव्या हंसते हुए बोली, विवान को नीचे की तरफ इशारा करती है। विवान नीचे देखता है तो उसकी आइसक्रीम मेल्ट हो चुकी होती है। नव्या आप कहाँ खो गए, इतने ही खाने से पहले ही ख़त्म। विवान ने कहा तुम। मैं। नव्या बोली क्या। विवान बोला मेरा मतलब था कि देख रहा था कि लड़कियों पर मूंछ कैसे लगती है। नव्या बोली मूंछ कहाँ है और लड़कियों की कब से मूंछ आने लगी भला। विवान ने नव्या के पास आया और उसके होठों के ऊपर जो आइसक्रीम लगा के बाकी खाने लगता है और दोनों फिर घर के लिए निकल जाते हैं, इस बात से बेखबर कि किसी ने उनकी पिक्स ले ली है। वहीं रत्नागिरी, वहीं उस लड़के के साथ नेहा अपने घर आती है। उसका घर जहाँ बड़ा तो नहीं पर है बहुत सुंदर था। एक बरामदा था, उस पर झूला पड़ा था और ऊपर छत की ओर जाती है सीढ़ियाँ थी। उसके पास में ही 2 कमरे थे और एक कमरा सामने की ओर था। लड़का पूरे रास्ते बक बक करता आया था नेहा को, वो जिसे नेहा का दिमाग गर्म हो चुका था, लेकिन उसे भी ज़्यादा उसे कुछ परेशान कर रहा था तो वो ये कि ये लड़का उसके घर क्यों जा रहा था, क्योंकि उसे पहले जब वो यहाँ रहती थी तब तो उसने इस लड़के को यहाँ देखा नहीं था। तो वो अपनी सोच में थी कि वो घर के दरवाजे पर आ गई। घर देख उसकी आंखें भर आई और एक डर भी। वो वहीं खड़ी रह गई। शायद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए कि तभी उस लड़के की आवाज़ आई, सुनाए जी, तुझसे क्या आर पार जा सकती हो। नेहा गुस्से में बोली क्या मतलब आर पार जा सकती हूँ। वो लड़का बोला मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अंदर जाने के लिए तो सबको दरवाज़ा खोलना या खुलवाना पड़ता है, पर आप तो उसे ऐसे देख रही हो जैसे अभी आर पार हो जाएंगी। नेहा बोली यूं। वो आगे कहती कि उस लड़के ने घर का दरवाजे को खोल दिया और अंदर आ गया और नेहा से कहा आ जाओ, तुम्हारे ही घर है, तुम्हारा ही घर है। नेहा अंदर आ जाती है। उसका मन नहीं था कि वो इससे बहस करे कि तभी एक कमरे से एक रौबदार व्यक्ति बाहर आया, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, हाथ में बंदूक लिए और कहा आ गई तू करमजली, तेरे घर में आते ही मेरा नुकसान हो गया। अभी अभी एक ज़मीन का सौदा हुआ, लेकिन वो साला पीछे हट गया। अभी अभी उसे घाट उतार के आया हूँ। नेहा उस व्यक्ति को देखती है तो गुस्से में भर जाती है और कहती है तो नया क्या है इससे
ये तो आपका रोज का काम है, मेरे आने ना आने से इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। और एक बात, और पिछली बार तो मैं अकेले गई थी, लेकिन इस बार शीतल मेरे साथ जाएगी। वो व्यक्ति हंसते हुए सामने पड़े झूले पर बैठ जाता है और कहता है, क्या कहा तूने? शीतल तेरे साथ जाएगी? कैसे? बता जरा। तू मेरे सामने सिर्फ बोल सकती है, कर नहीं सकती। और जाने तो मैं तुझे भी नहीं देता, पर क्या करूं, पैसे के कारण करना पड़ता है। और फिर शीतल तो बच्ची है। तब उसकी बोली, अगर मैंने लगाई तो कितने पैसों में खेल सकता हूँ, फिर तेरे तो करोड़ों में खेलता। और नेहा को गंदी नज़र से देखने लगता है कि वो लड़का एकदम से एक गुलदस्ता गिरा देता है, जिसे नेहा और उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है। तो वो लड़का कहता है, सॉरी जी सॉरी, गलती से गिर गया। तो वो व्यक्ति कहता है, कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? फिर नेहा से ये फिर नेहा से यही है तेरा वो हमदर्द जो शहर में तुझे बचाता है? सब जानता हूँ मैं। कि वो लड़का कहता है, अरे कैसे, कौन सा हमदर्द? मैं तो यहाँ लाखन सिंह से मिलने आया हूँ और ये बोली कि ये मेरा घर है तो मैं इनके साथ आ गया बस, वरना मैं इन्हें जानता तक नहीं। व्यक्ति बोला, बोल, मैं ही हूँ लाखन सिंह। के काम है छोरे तुझे मारे से? लड़का बोला, अजी आप? नमस्ते जी नमस्ते, माई सेल्फ सुखविंदर फ्रॉम पंजाब। मैं गांव गांव जाता हूँ, वहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। मैं गांव गांव जाकर वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, एक इंसान के ऊपर, उसके गांव के ऊपर, और फिर जब बन जाती है तो उसको पैसे दे देता हूँ। लाखन बोला, के बोला तू? डॉक्यूमेंट्री ये के होवे? लड़का, और पैसे? तुम्हारे को पैसे देवेगा? किन्ने? 1,000, 2,000? या वो आगे बोलता कि सुखविंदर बोल पड़ा, 2 करोड़ या 40 करोड़। ये सुनते ही लाखन सिंह की आंखें बड़ी हो जाती है और नेहा भी हैरानी से देखने लगती है। वहीं दिल्ली में नव्या और विवान घर आ जाते हैं। नव्या घर आके किचन में चली जाती है और विवान भी कुछ देर में आ जाता है, लेकिन वो कुछ परेशान सा होता है। वो नव्या से कहता है, नव्या मैं कमरे में जा रहा हूँ, थक गया हूँ, आराम कर लूँ। नव्या ने हाँ में सिर हिलाती है तो विवान मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। वहीं नव्या सोचती है कि 1 कप चाय बना लेती हूँ। वो अपने और विवान के लिए चाय चढ़ा देती है। वहीं विवान कमरे में पहुँच दरवाज़ा बंद करता है और सीधे वॉशरूम की तरफ जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगा था जो अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उससे तीखा नहीं खाना चाहिए था, वो तीखा नहीं बर्दाश्त कर पाता, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी। नव्या परेशान ना हो इसलिए विवान ने कुछ नहीं कहा। उसे वॉमिटिंग होने लगी। वो कुछ देर वहीं बैठ गया। नव्या चाय बना रही थी कि काका वहाँ आ जाते हैं और नव्या से कहते हैं, अरे बिटिया तुम हमें बोल देती, हम बना देती चाय। नव्या ने कहा, नहीं काका, बस बन गई। काका ने कहा, अच्छा और खाने में क्या बनेगा वो बता दो। नव्या बोली, नहीं काका, मैं तो नहीं खा पाऊंगी, आज बाहर खा लिया है, विवान से पूछ लेती हूँ। फिर रुक कर, अच्छा काका आप बता दीजिए विवान को क्या पसंद है, आज मैं बनाऊंगी, आप आराम करो। काका बोले, पर बिटिया, नव्या ने कहा, काका बताइए ना। काका बोले, बेटा छोटे साहब सब खा लेते हैं, वैसे उन्हें खीर बेहद पसंद है, पर जब से माँ तब से नहीं खा पाते, बाकी सब खा लेते हैं, लेकिन उन्हें तीखा बिल्कुल नहीं पड़ता, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। एक बार हमसे गलती से मिर्च तेज हो गई थी सब्जी में, उसे खाते ही उनकी तबीयत खराब हो गई, उल्टी और आंखें लाल हो गई, वरना तब 2 दिन अंकुश साहब ने डॉक्टर यहीं रखे, वरना एडमिट करवाना पड़ता। ये सुनते ही नव्या को विवान का चेहरा आ गया, जब वो गाड़ी में थी और उसके बार बार पूछने पर भी वो हंस के टाल रहा था। और फिर उसका पानी पूरी खाना। नव्या ने तुरंत विवान के कमरे की तरफ भागी। काका बस देखते रह गए। चाय गैस से उबाल मारते मारते गिर गई। कोई था जो बोला, शाबाश, अच्छा काम किया तुमने, अब ये पैसे लो और इस शहर के आसपास भी मत दिखना, वरना तुम जानती हो क्या होगा। वो हाथ जोड़ते हुए जी और चला जाता है। वहीं रागनी विस्की उठाते हुए उन तस्वीरों को देखती है और कहती है, क्या कहा था तूने नव्या? की मुझे क्या कहा था तूने नव्या कि तुझे मेरी इज्जत की परवाह है, तो बोल दूँ?
तूने मेरी इज्जत को जो बर्बाद किया है, अब तेरी बारी है। और हंस देती है। वहीं एक और हंसी गूंजी। वो कोई और नहीं, दीपक था। दीपक शराब का गिलास हाथ में लेते हुए कहता है, अब आएगा मजा, जब उसके इज्जत की धज्जियां उड़ेगी। बहुत घमंड है ना? अब देखता हूँ। फिर रागिनी से बोला, सही में क्या दिमाग पाया है आपने, एक तीर से दो शिकार। और हंस पड़ता है। फिर गुस्से में, मेरी जो हालत की है ना इन दोनों ने, उसे भी बुरा हाल करूँगा मैं। और फिर उस रोज़ी का, पर पहले इससे तो निपट लूँ। वहीं रागिनी ने कहा, कल का दिन नव्या विवान का बर्बादी का दिन होगा। और हंस पड़ती है। नव्या विवान के कमरे में भागती हुई आती है तो विवान उसे कहीं नहीं दिखता। नव्या बोली, विवान। विवान की आवाज़ सुन अंदर अपने मन में कहता है, क्या हुआ इसे, अभी तो सही थी। विवान अपने आप को ठीक करता है जैसे तैसे और बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ नव्या, क्या बात हो गई। नव्या विवान को घूर रही होती है और फिर उसके पास आके उसके सीने पर मारने लगती है और कहती है, तुम पागल हो, गधे हो, जान ले लूँगी तुम्हारी। और उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं। विवान बोली, अरे मेरी शेरनी, बताओ तो हुआ क्या, क्यों मार रही हो मुझे, क्यों मार रही हो, रहम करो, खा लो ना थोड़ा। तो नव्या कहती है, क्यों नहीं बताया कि तीखा नहीं खाते तुम। ये सुनते ही विवान चुप हो जाता है और कहता है, लग गई वाट। नव्या ने देखा विवान चुप है तो वो बोली, बताओ क्यों नहीं बताया, मना कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया, क्यों खा लिया इतना तीखा, बताओ क्यों खा लिया। विवान अब मुस्कुरा दिया और नव्या को अपने पास बैठाते हुए बोला, क्योंकि आज मैंने उस नव्या को देखा था जो खुलकर जिया करती थी, जिसे कल की फिक्र नहीं थी ना आज का डर था। तो बस वो पल मासूम सी बच्ची जो अपना, जिसे वो महसूस कर रही थी, एक बचपन फिर से देख खिल उठी थी। और अब अगर मैं उस वक्त ये दर्द देखता तो कैसे तुम खुश हो पाती, बताओ। मेरा ये दर्द कुछ नहीं है, लेकिन वो जो स्माइल तुम्हारे चेहरे पर थी ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो बस यह हल्का सा दर्द है अब। नव्या इमोशनल होकर बोली, हमारी खुशी के लिए तुमने इतना दर्द भी सह लिया, इतना फिक्र है मेरी खुशी की, क्यों। विवान एक पल के लिए चुप हो गया तो नव्या बोली, अच्छा ये सब छोड़ो, पर माफ़ी तो मैं नहीं देने वाली, मैं इसलिए पनिशमेंट मिलेगी। और विवान का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाकर वहाँ बैठाया और कहा, अब यहाँ से उठना भी मत, उठ मत जाना, वरना तुम्हें ना, अच्छा बताएंगे। और फिर कुछ भी चाहिए तो मुझे या काका को बोल देना। और अभी खिचड़ी बना रहे, आज वही मिलेगी, समझे। चलो अब आराम करो, हम बना कर लाते हैं। और जाने लगती है तो विवान पीछे से आवाज़ देता है तो नव्या मुड़कर कहती है, हाँ। तो विवान बोला, यार तुमने मुझे मारा, दर्द हो रहा है, हाथ है या हथौड़ा। नव्या घूरते हुए बोली, अच्छा हथौड़ा है, रुको तुम सही, फिर बताते हैं तुम्हें, यूं ये हथौड़ा ही मारेगा। और चली जाती है। विवान मुस्कुरा उठता है। वो खुद से कहता है, अब क्या बताऊं, तुम क्या हो मेरे लिए। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें खुश रख करने के लिए अगर मुझे ये दर्द झेलना है तो मैं 1000 बार झेल लूँ। वहीं नव्या नीचे आ जाती है। वो सीधे किचन में जाती है और जो चाय गिर गई थी उसे साफ करके विवान के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। उसे जितना बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से विवान को ये दर्द झेलना पड़ा, वहीं विवान की बातें उसके चेहरे पर हंसी ला देती है। वो खुद से ही कहती है, पता नहीं क्यों, पर तुम सच में बहुत अच्छे हो विवान, बहुत अच्छे हो। थैंक्स कान्हा जी, विवान जैसा दोस्त देने के लिए। और फिर खिचड़ी बनाने लगती है। वहीं काका आते हैं तो नव्या उन्हें बता देती है कि विवान की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो खिचड़ी बना रही है, उसे कुछ भी चाहिए हो तो आप भी देख लेना। काका हाँ में सिर हिलाते हैं। नव्या खिचड़ी बनाकर ले जाती है, कुछ सोच रही होती है पर कहती नहीं है। वहीं काका नेहा वहीं दूसरी तरफ नेहा और लाखन सिंह सुखविंदर को देख रहे थे तो वो बोला, क्या हुआ, कम है क्या, ये डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, इतना तो दूंगा ही, क्योंकि जिस पर बन रही है, जहाँ बन रही है वो उसका भी तो हक है।
और मेरी टीम आएगी, दिखाएगी, सब उन्हें बताना होगा। इतना तो होगा ही, साथ में मुझे कंपनी देती है जिसका हाफ मैं इस गांव के आने वाले भविष्य के लिए दूंगा। पर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए या आपको इसमें शामिल करना चाहिए। मैं ही गलत जगह और गलत इंसान के बीच हूँ। आज ही अपनी टीम को मना करता हूँ और कोई और गाँव देखता हूँ, क्योंकि देख चुका मैं यहाँ कैसे बर्ताव किया जाता है लड़कियों के साथ में। ऐसे गाँव में मेरा रुकना नहीं होगा। नमस्ते। वो नेहा को नजर एक देखता है जो उसे ही देख रही है, पर फिर जाने लगता है। तभी लाखन भागता हुआ आता है और सुखविंदर से कहता है, नहीं नहीं छोरे, ऐसा काई कर रहा, मैं तो बस नाराज था अपनी बेटी से, तो यूँ सब कह दिया। अरे मेरी बुद्धि ऐसी ही है, कुछ भी बोल देता हूँ। तो जिस काम से आया है वो करना। मैं तेरी मदद करवाऊंगा ना, ऐसा ना कर, मने माफ़ी दे दे। सुखविंदर बोला, ठीक है, मैं यहीं रहूँगा, पर एक शर्त है मेरी। बोलिए, मंजूर है आपको? लाखन सिंह ने कहा। हाँ हाँ, सारी शर्त मंजूर, तू बता बस। सुखविंदर बोला, माफ़ी मांगनी होगी आपको इनसे। आपने जो कुछ भी कहा इनसे गलत था। वो आप जो गांव के मुखिया हैं वो ही अगर अपने घर की बहन बेटी का मान नहीं कर सकते तो ये गांव क्या सीखेगा आपसे, बताइए। अगर ये डॉक्यूमेंट्री होगी तो आपको भी बदलना होगा, वरना नहीं। लाखन सिंह सुखविंदर की बात सुन मन ही मन बोला, अगर मैंने इस लड़की से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं 40 करोड़ कैसे पा सकता हूँ। अभी मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, एक बार पैसे हाथ आ जाए फिर देख लूँगा इसे। तो वो ये सोच कर उठता है और नेहा के पास जाके हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ़ कर दे छोरी, जो मैंने बोला वो गलत था। नेहा ये देख कोई बड़ी बात नेहा को ये देख कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि उसके ताऊ कैसा था वो ये बात जानती थी। पर उसे सुखविंदर से काफ़ी हैरानी थी। अभी उसे आए कुछ घंटे भी नहीं हुए थे और वो उसके ताऊ की नस तक जान गया था। अब सुखविंदर बोला, चलो तो अब मेरा कैमरा भी दिखा दो, क्योंकि मेरा कमरा भी दिखा दो, क्योंकि रहूँगा तो मैं यहीं। लाखन बोला, हाँ चलो साहब जी। फिर नेहा से ये कलमों की कलमों तभी वो बदलते हुए बोला, मतलब बेटा साहब को उनका कमरा वो जो सामने वाला है वो दे दो, मैं बाकी का देख कर आता हूँ। और यहाँ से निकल जाता है। नेहा अब सुखविंदर के पास आती है और कहती है, चलो। सुखविंदर मुस्कुराते हुए बोला, चलिए जी, और आगे बढ़ जाता है। नेहा बोली, हे राम। सुखविंदर बोला, हे कृष्णा। नेहा मुंह बना के बोली। सुखविंदर को कमरा दिखाने चल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर नव्या विवान के कमरे में आती है तो वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। नव्या को देखते ही वो रख देता है और मासूमियत से कहता है, ज़रूरी काम था यार, इसलिए फ़ोन उठा लिया। नव्या को हंसी आ रही होती है, पर वो छुपाते हुए बोलती है, ठीक है, माफ़ करेंगी, पर मेरी एक बात माननी होगी। तब विवान बोला, क्या है, बोलो। नव्या खिचड़ी आगे करते हुए कहती है, ये खाना होगा पूरी की पूरी। तभी विवान मुंह बनाते हुए बोला, यार मैं खिचड़ी मुझे नहीं अच्छी लगती नव्या, और मुझे तुम्हारी ये तब नव्या ने कहा, और मुझे तुम्हारी ये तबीयत अच्छी नहीं लगती, तो बिना नखरे किए खाओ, समझे। नव्या चम्मच बढ़ाते हुए विवान की तरफ करती है तो विवान मुंह बनाता है तो नव्या आंखें बड़ी करती है। विवान चुपचाप खाने लगता है। नव्या हल्का सा मुस्कुरा उठती है। कुछ देर बाद खिचड़ी खिलाने के बाद नव्या विवान को मेडिसिन देती है और कहती है, अब तुम आराम करो और फ़ोन को हाथ भी मत लगाना, समझे विवान। जी बिल्कुल, मरना नहीं है हमें आपके हथौड़े से। नव्या हूँ करके चली जाती है और विवान मुस्कुरा देता है और कब सो जाता है पता ही नहीं चलता। आज जहाँ दोनों सुकून से सो रहे थे और अपने एहसास को समझ रहे थे, पर इस बात से अनजान थे कि कल का सूरज उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। नव्या आज जल्दी उठ गई। उसने घड़ी में देखा तो 6 बज रहे थे। वो उठी और फ्रेश होकर तैयार होकर नीचे आई। उसे पता था कि विवान की तबीयत सही नहीं है, तो उसने जल्दी से उसके लिए दलिया बनाया और काका के संग बाकी नाश्ते की तैयारी की। नव्या ने कहा, काका मैं विवान को देख कर आती हूँ, आप तब तक ये बाहर डाइनिंग टेबल पर लगा दीजिए। काका बोले, जी बिटिया। नव्या मन ही मन कल की बातें सोच मुस्कुरा रही थी। वो विवान के कमरे में आई तो विवान तैयार हो रहा था। नव्या बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? विवान बोला, और कहाँ, ऑफिस। तुम भी ना। विवान जो कोट पहन रहा था, नव्या ने वो कोट लिया और बोली, कहीं नहीं जाओगी तुम, समझे।
ऑफिस नहीं जा रहे हो तुम, आराम करोगे बस। विवान बोला, नहीं नव्या, मैं नहीं रुक सकता, मेरी आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है और वो क्लाइंट्स बहुत दूर से आ रहा है, ऐसे में मेरा जाना ज़रूरी है। नव्या बोला, नहीं तुम नहीं जा रहे, और अगर ऐसा है तो मैं कर लूँगी ये मीटिंग क्लाइंट से, तुम बस डिटेल्स दे दो, मैं देख लूँगी। अब इतना भरोसा तो है ना मुझ पर। विवान हल्का सा मुस्कुरा देता है और कहता है, खुद से ज़्यादा है। विवान के ऐसे कहने से नव्या और विवान एक पल को एक दूसरे में खो जाते हैं कि नव्या होश में आती है और कहती है, तो ठीक है, तुम ये दलिया खाओ और मुझे डिटेल्स समझा दो, और विवान को सामने सोफे पर बैठा देती है और खुद उसके पास बैठ जाती है। विवान ने कहा, दलिया कल खिचड़ी। वो आगे बोलता कि नव्या उसे घूर रही होती है। वो बेचारा चुपचाप खाने लगता है और नव्या को डिटेल्स बता देता है। 3 घंटे बाद नव्या सब समझ चुकी होती है। अब वो कहती है, विवान अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ, और हाँ चिंता मत करना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी और तुम अपना ध्यान रखना, आराम करना, ओके। विवान, ठीक है। नव्या चली जाती है, पर ना जाने आज विवान को कुछ सही नहीं लग रहा होता है। नव्या ऑफिस जाती है और सीधे अपने कैबिन में चली जाती है। आज विवान भी नहीं था तो उसका काम भी ज़्यादा था, साथ ही जो क्लाइंट आ रहे थे उनके संग नव्या का मिलना भी ज़रूरी था। नव्या ने टीना को बुलाया और कहा, टीना आज विवान सर नहीं आ रहे हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, तो जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनका सारा अरेंजमेंट देख लो, कोई मिस्टेक ना हो। और विशाल सर आ गए क्या, उन्हें विवान की छुट्टी के बारे में बता दो, उनकी तबीयत सही नहीं है। टीना बोली, ओके नव्या, मैं बता देती हूँ और बाकी सब भी देख लूँगी। वो ये कहते हुए बाहर आ गई और हंस कर कहा, अब बॉस की भी छुट्टी लग गई, और फिर काम करने चली जाती है। मीटिंग का वक्त 12 बजे होता है। नव्या फिर से एक बार सारी डिटेल्स देखने लगती है। वो गलती नहीं करना चाह रही थी। उसके मन में आया कि विवान की तबीयत का पूछ ले। उसने फ़ोन उठाया ही था कि टीना ने ये कह दिया कि क्लाइंट्स आ गए हैं। नव्या ने फ़ोन ऐसे ही रख दिया और निकल गई हॉल में मीटिंग के लिए। कुछ ही देर में मीटिंग के लिए क्लाइंट्स आ गए। नव्या उनसे मिली और सबसे इंट्रोडक्शन करवाया। ये बात विवान ने बता दी थी कि उनकी जगह आज नव्या ये मीटिंग करेगी, इसलिए क्लाइंट्स ने भी कुछ नहीं कहा। नव्या सब अच्छे से बता रही थी। अब उसने टीना से प्रोजेक्टर ऑन करने को कहा, और जैसे ही वो समझने के लिए उठी कि प्रोजेक्टर पर देख, उसकी और बाकी सब हैरान रह गए। वहाँ नव्या और विवान को कुछ पिक्स ऐसी थी या ली गई थी जो गलत थी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्लाइंट्स बोले, ये सब क्या मिस नव्या, आप ये सब क्या, और हम ऐसे किसी भी कंपनी से डील नहीं कर सकते जहाँ एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच, और चले जाते हैं। बाकी सभी नव्या को देख रहे होते हैं। कुछ ने तो ये बातें भी बनाना शुरू कर दिया था कि एक आवाज़ आई, क्या हुआ नव्या जी, बुरा लगा? ये दीपक था। नव्या ने उसे देखा तो गुस्से में आ गई। तो वो बोला, अरे इतना ना जी, ना ऐसे नहीं करते। अब सच है, जो सामने आ गया मेरे से मन भर गया, तो अब अमीर को फंसा लो, फिर बाकी सबसे। अरे आपको तो पता ही नहीं, ये ना ऐसे ही पहले मुझ पर ट्राई किया, मेरे से मन भर गया तो वो विवान को। बाकी सब नव्या को देख रहे थे। दीपक आगे बोला, अब देखता हूँ कैसे इस कंपनी में रहती हो, बहुत इज्जत का शौक है, अब उड़ेगी तेरी इज्जत। वो विवान को भी इस ऑफिस से निकालेगा, और फिर मैं तेरे वो आगे कहता कि एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा जिससे उसका सिर घूम गया, और बाकी सब इधर उधर देखने लगे। नव्या ने देखा तो उसकी आंखें भर आई। दीपक ने जब ऊपर देखा तो वो पहले तो हैरान हुआ, पर फिर गंदी हंसी हंसते हुए बोला, लो आ गया अपनी प्रेमिका को बचाने। उसका प्रेमी क्यों विवान? विवान ने उसका कॉलर पकड़ा और कहा, तू कितना घटिया है, ये तो बहुत पहले से जानता था, पर तू सुअर है, ये भी आज जान गया। तेरा मुंह गंदा ही बोलेगा, क्योंकि तेरी सोच ही ऐसी है जो एक पाक और साफ रिश्ते पर भी अपनी कालिक पोत दे। दीपक ने कहा, मेरी सोच ऐसी है या तुम दोनों की? जो काम है वो मैंने खोल दिए, इसलिए अब क्या होगा? आप दोनों कैसे रंगरलियां मनाओगे ऑफिस में? वैसे ऑफिस नहीं तो क्या हुआ, ये तो तेरे घर में तेरे साथ रहती है, वहाँ तो एक ही कमरे में। वो आगे बोलता कि विवान ने एक थप्पड़ और जड़ दिया और गुस्से में बोला, बंद, मुंह बिल्कुल बंद कर। अगर अब एक भी शब्द तेरे मुंह से निकला ना तो फिर तू कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा, समझा?
दीपक बोला, अच्छा फिर क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? क्यों, तेरे साथ है तेरे घर में, बता क्या वजूद है तुम दोनों के रिश्ते का? बोल, तो इस ऑफिस से तो निकलेगा ही। अब जब तेरे बॉस को ये पता चलेगा कि उनका सबसे करीबी और भरोसेमंद एम्प्लॉयर ऐसी गिरी हुई हरकत करता है और साथ में ये भी। विवान कुछ नहीं बोला। नव्या तो जैसे थी ही नहीं वहाँ। आज एक बार फिर उसके अस्तित्व पर उंगली उठ गई थी, साथ ही विवान को भी बदनाम कर चुकी थी। विवान अब पास एक चेयर पर बैठा और सब उसे ही देख रहे थे, जैसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो अब क्या करेगा। विवान ने प्रोजेक्टर देखा जिस पर वो तस्वीर अब तक थी। दीपक, क्या हुआ? जानने की तैयारी कर रहे हो? कर लो, बुला लो उन्हें भी तो पता चले। पर अपने बॉस को बुला लो। विवान ने कॉल की और कुछ ही देर में विशाल वहां था। उसके साथ वो सब क्लाइंट्स भी थे जो चले गए थे। सब हैरानी से देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। विवान ने नव्या को देखा जो अब भी चुप थी। दीपक ने विशाल को देखा, वो कुछ बोलता या क्लाइंट से कुछ कहता, तभी विवान बोला, टीना, टेक दिस वन फ्रॉम विशाल एंड अटैच्ड इट। फिर क्लाइंट्स आए थे ये भी देख लीजिए। जब वो देख लिए हैं तो ये भी देख लीजिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। विवान ने सबको वहीं रहने को कहा और फिर वो दीपक से बोला, बहुत शौक है ना तुझे तस्वीरों का, अब तू देख एक तस्वीर जो तेरे होश उड़ा दे। प्रोजेक्टर ऑन हुआ और जैसे ही दीपक ने देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये वो तस्वीर थी जिसमें वो रोजी को मारने वाला था। कुछ वो तस्वीर थी जिसमें और भी लड़कियों के साथ वो था। अब वो गुस्से में बोला, ये गलत है, मैंने कुछ नहीं किया और ये सब इनकी चाल है मुझे फंसाने की, ताकि उनका सच सामने ना आए। विवान ने कहा, अच्छा अब तेरी हकीकत सामने आई तो हिल गया। तूने तो गलत तस्वीरें बनाई, मैंने तो सच ही सामने लाया है। और अगर तुझे लगता है कि मेरी और नव्या की तस्वीरें सही है तो अभी तेरा वो भी क्लियर करता हूँ। उसने विशाल को इशारा किया तो विशाल समझ गया। उसने किसी को अंदर आने को कहा और जब वो व्यक्ति अंदर आया तो दीपक बस देखता रह गया। वो वही था जिसने वो तस्वीर एडिट की थी। विवान बोला, पहचाना? कौन है ये? नहीं पहचान पाए तो मैं बता देता हूँ, ये वो इंसान है जिसने उन तस्वीरों को बनाया है तेरे कहने पर, है ना? विवान उस व्यक्ति से कहा, हाँ या नहीं? व्यक्ति ने कहा, हाँ। दीपक बोला, नहीं ये झूठ है। विशाल से, सर ये गलत है। विवान, और ये लड़की सर आपकी कंपनी? विशाल ने कहा, कौन सर? मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूँ और मैं होता भी तब भी तेरी बात नहीं मानता। तो क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ। ये बात सुन दीपक बोला, बॉस? बॉस तुम नहीं हो तो कौन है फिर? विवान क्लाइंट्स के पास जाकर, सर आपने जो देखा उस पर विश्वास कर लिया, पर आंखों देखा सच हमेशा सच नहीं होता। बिना जाने आपने एक लड़की पर ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया, इसलिए जो आपने किया वो भी गलत था। तो मैं अब डील नहीं कर सकता। जहाँ मेरे ही एक एम्प्लॉय को गलत बना दिया जाए वहाँ मैं नहीं कर सकता डील। सॉरी सर, आप जा सकते हैं, आपका अमाउंट आपको मिल जाएगा। वो क्लाइंट्स भी चुप हो गए। दीपक, पर ये क्यों जाएंगे यहाँ से? और तुम होते कौन हो ये कहने वाले? विशाल बोला, यहाँ का बॉस विवान कपूर, सबसे फेमस लॉयर इस कंपनी के सीईओ। दीपक को झटका लग गया, क्योंकि उसने सोचा था कि विवान को गलत साबित कर वो बॉस की नज़रों में उठ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसने बॉस से ही पंगा ले लिया, और वो भी विवान कपूर से, जिसे तो बड़े बड़े भी पंगा लेने से 1000 बार सोचे। नव्या के लिए भी ये शौक था कि विवान इतना बड़ा आदमी है, फिर भी वो अपनी ही कंपनी में क्यों एक एम्प्लॉयर की तरह रहा? क्यों कभी बताया नहीं उसने उसे? दीपक गुस्से में, पर फिर भी किस हक से नव्या वहाँ रह रही है? बता मुझे क्यों? विवान ने अब नव्या को देखा जो खामोश हो गई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने लाया। सब उन दोनों को देख रहे थे। नव्या विवान को देख रही थी। विवान बोला, मेरा और नव्या का रिश्ता मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये एक दोस्ती है, साफ और पाक हो सकती है, पर आपकी नज़रों में एक लड़की तो हमेशा गलत ही होती है। आज जिनकी नज़रों में नव्या के लिए शक था, हाँ, वो भी दूर कर देता हूँ। विवान ने सामने पड़ा रंगों के थाल से लाल रंग उठाया और नव्या को एक नज़र देखा। नव्या समझ पाती तब तक विवान ने उसकी मांग भर दी। नव्या जैसे हिल गई, पर विवान कुछ नहीं बोला। उसने पंडित को कहकर बुलाया विशाल से, और कुछ देर में विवान ने नव्या की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। सब बस देखते रह गए। नव्या को कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। विवान,
विवान ने कहा, अब ये मेरी पत्नी है। आप सबके सामने मैंने नव्या से शादी की है। नाम जानना है नाम जानना है न तुझे? तो अब हम पति पत्नी हैं। दीपक ने जो सोचा था वो सब खराब हो गया। विवान ने कहा, अब तू जाता है या अभी पुलिस को बुलाकर तुझे अरेस्ट करवाऊं? एक लड़की को परेशान करने के जुर्म में और नव्या के आसपास भी तू नजर आया तो तेरा वो हश्र करूंगा जो सोच भी नहीं सकता है। दीपक चला जाता है। कुछ ही देर में बाकी सब भी चले जाते हैं। स्टाफ को विवान काम पर वापस जाने को बोलता है। वो अब नव्या को देखता है तो वो उसके पास जाता है, पर नव्या उसे पहले ही वहां से चली जाती है। विवान समझ रहा था कि नव्या पर क्या बीत रही होगी। वो चुप हो जाता है तो विशाल कहता है, जा, इस वक्त जरूरत है तेरी उसे। आज जो कुछ भी हुआ वो समझ नहीं पा रही है। जा विवान, पर ये शादी वो मैं कैसे? विशाल ने कहा, विवान, अगर नव्या की जिंदगी इससे बच गई तो क्या गलत है? हाँ, मानता हूँ कि इस तरह शादी नहीं होनी चाहिए थी, पर वो हालात ही ऐसे थे। अगर आज तुझे दीपक की करतूत नहीं पता चलती तो नव्या का क्या होता, सोचा है? जा भाभी के पास। विवान ने कहा, हाँ में सिर हिलाता है और चला जाता है। विशाल ने कहा, किस्मत भी क्या खेल खेलती है, आज मिलवा तो दिया, पर इस तरह से। उधर सुखविंदर की वजह से लाखन अच्छे से पेश आ रहा था। नेहा से भी ढंग से बोलता है। नेहा ये बात समझ रही थी, लेकिन उसे चिंता थी तो बस एक बात की कि वो अपनी बहन शीतल को ऐसे ले जाए, कैसे ले जाए, क्योंकि शीतल को ले जाने के लिए उसके ताऊ के अड्डे का पता लगाना बेहद ज़रूरी था। शीतल से मिले भी तो वो बस ताऊ के संग ही जा सकती थी, तो क्या करे? उसकी समझ की परे था। वो अपने कमरे में थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब कल लौटना था। ज़्यादा दिन वो रुक नहीं सकती थी, पर अपनी बहन को लिए वो कैसे जा सकती थी? तभी उसके कानों में किसी की बात करने की आवाज़ गई। उसने सुना तो वो सुखविंदर के कमरे से आ रही थी। ना जाने क्यों नेहा उसकी बातें सुनने लगी। कल तक हो जाना चाहिए। कितने लोग चाहिए? सबको बोलो, फैल जाए। गांव के चप्पा चप्पा देख लो। मुझे वो किसी भी हालत में सुरक्षित चाहिए। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, समझे? मैं यहाँ पर ध्यान रखूंगा। बस कल का दिन, और फिर देखते हैं। चलो रखो। अब नेहा हैरानी से बोली, ये क्या बोल रहा है? आखिर ये है कौन और कल तक किसका पता लगा रहा? ये कर क्या रहा है? कि तभी सुखविंदर दरवाज़ा खोल देता है, जिसे नेहा सीधे गिरने वाली होती है कि वो पकड़ लेता है। एक पल दोनों खो जाते हैं, फिर नेहा अलग होती है तो सुखविंदर कहता है, ये गलत बात है नेहा जी। आप मेरी बातें सुन रही थी। इट्स नॉट फेयर नेहा जी। नेहा ने कहा, वो फिर गुस्सा होकर बोली, सुनी मैंने। क्या कर लोगे तुम? क्या करोगे? और ये बताओ तुम हो कौन? क्या करने वाले हो तुम? देखो, तुम जानते नहीं मुझे। मैं अभी डीसीपी अंकुश को फ़ोन लगा रही हूँ। सुखविंदर बोला, लगा लो मैडम, डरता हूँ क्या? लगाओ तुम। नेहा अंकुश को कॉल लगाने लगती है कि फ़ोन बजने की आवाज़ आने लगती है। नेहा घूरते हुए, मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। सुखविंदर मुस्कुराकर फ़ोन उठाता है। उधर नेहा का फ़ोन भी लग जाता है। वो कहती है, हेलो अंकुश। वो आगे कहती कि सुखविंदर बोला, बोलो टैडी। नेहा, तुम मुझे क्यों टैडी बोल रहे हो? फिर रुककर वो फ़ोन देखती है तो अंकुश का ही होता है। फिर वो सुखविंदर को देखती है तो सुखविंदर बोलता है, नेहा जी बोलो। नेहा चौंक कर, अंकुश? सुखविंदर, मतलब तुम अंकुश? अंकुश उसके पास आता है और नेहा की नोट टच करके कहता है, अब इतना गुस्सा नहीं करते नेहा जी। नेहा की आंखें भर आती है। वो अंकुश के गले लग कर रोने लगती है। अंकुश भी उसे चुप करवाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ विवान को आज घर जाने में एक अजीब सा डर था। जिस नव्या से वो सब कह देता था, आज उसके सामने जाने में भी वो घबरा रहा था। एक झटके में सब बदल गया था। कल सुबह तक वो दोनों खुश थे और आज उनका रिश्ता ही नहीं, सब कुछ बदल चुका था। विवान घर आया तो उसे नव्या कहीं नहीं दिखी। उसने पूरे घर में देख लिया पर वो नहीं थी। अब उसे डर लगने लगा था कि उसकी नज़र सामने गार्डन में गई जहाँ नव्या बैठी थी। उसे एक सुकून सा मिला। वो गार्डन में आया और बोला, नव्या। नव्या ने विवान को देखा पर बिना कहे जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या, मेरी बात तो सुनो। ये कहना कि नव्या ने हाथ छुड़वाया और कहा, मेरी मजबूरी थी। यही ना विवान, जैसे अपना सच ना बताना था। क्यों?
विवान को नव्या की ये बात अंदर तक छुप गई थी। तो नव्या बोली, एक शादी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और एक इस शादी ने तुम्हारी, और चली गई। विवान और नव्या दोनों की आंखें नम थी। कहते हैं ना, जिंदगी एक पल में बदल जाती है। हक नव्या और विवान के संग भी आज कुछ ऐसा ही हुआ था। दोनों को अपने जज्बातों से लड़ रहे थे। विवान अंदर आ गया। वो नव्या के पास जा ही नहीं पा रहा था। अब सब बदल रहा था, पर विवान ने सोच लिया था उसे क्या करना है। अगली सुबह नव्या उठी और उसका आईने में देखा तो उसे कल की सारी बात याद आ गई कि कमरे में नोक झोंक हुआ। नव्या ने सोचा, पता नहीं कौन होगा। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाजे में नोक हुआ था तो नव्या ने दरवाज़ा खोला तो सामने विवान था। नव्या एक पल हैरान सी हो गई कि विवान बोला, अंदर आ जाऊं मैं। नव्या हट गई तो विवान अंदर आया और नाश्ता टेबल पर रखते हुए बोला, कल कुछ खाया नहीं तुमने, चलो खा लो, फिर जाना भी तो है ना। नव्या बस हैरानी से देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। विवान ने जब नव्या को ऐसे हैरान देखा तो उसके पास आया और हाथ पकड़ते हुए उसे बैठाते हुए बोला, क्या हुआ, नाश्ता नहीं करना, भूख नहीं है। नव्या अब भी देख रही थी तो विवान मुस्कुराते हुए बोला, ये सोच रही हो ना कि कल जो हुआ उसे लेकर मैं ऐसे कैसे हूँ। नव्या, कल जो हुआ उसे एक बात नहीं बदल सकती कि हम पहले दोस्त हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जो कल हुआ वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जिस शादी ने तुमसे सब छीन लिया, उस बंधन में मैंने तुम्हें बिना जाने बांध दिया। पर मैं वादा करता हूँ नव्या, हमारे बीच ये रिश्ता से बड़ा हमारी दोस्ती का होगा। भले ही समाज के लिए तुम मेरी पत्नी होगी और मैं पति तुम्हारे, पर कभी भी इन बंद कमरों में वो हक मैं नहीं जताऊंगा। और हाँ, मैंने तुमसे सच छुपाया कि मैं उस कंपनी का बॉस हूँ, पर मैं नहीं चाहता था कि लोग ये सोचे कि तुम मेरी वजह से जॉब में आई हो। विवान ने आगे कुछ नहीं कहा और बोला, नव्या सुन रही थी, चलो नाश्ता कर लो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, और चला गया। नव्या बस देखती रही। उसने नाश्ता देखा तो सब उसकी पसंद का था। नव्या ने एक रोल लिया और गाड़ी की ओर चल दी। वहीं दूसरी तरफ जब नेहा को पता चला कि ये अंकुश है तो वो जोर जोर से उसे मारने लगी और बोली, गंदे हो तुम, बताए क्यों नहीं कि तुम हो। बोलो, पूरे रास्ते मेरे साथ थे पर फिर भी नहीं बोले क्यों। अंकुश ने नेहा का हाथ पकड़ा जिससे वो उसकी आंखों में देखने लगी। तो अंकुश बोला, क्या लगा तुम्हें कि तुम मुझे बिना बताए यहाँ आओगी और मैं आने दूंगा। जब मुझे पता हो कि तुम्हारी जान को खतरा है, और मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पहचान नहीं छुपाता तो ये ताऊ को शक हो जाता, क्योंकि उसे इतना पता है कि कोई मदद कर रहा था तुम्हारे शहर में। और फिर इस गांव के लोग भी पुलिस को आने नहीं देंगी, क्योंकि लाखन सिंह इन सब का देवता है, और देवता को कोई कुछ कह दे तो उसका क्या होता है तुम जानती ही हो। और ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर बात का सबूत चाहिए होता है। कानून भी यही करता है, मैं भी यही कर रहा हूँ। लाखन की कमजोरी है उसका लालच, और इसी लालच में वो सब करेगा। बस आज और कल शीतल का पता चल जाएगा, फिर होगा इसके गुनाह का अंत। नेहा की आंखें भर आई। अंकुश उसके लिए इतना कर रहा था, बिना कुछ किए उसने सब समझा। जब जब उसे जरूरत हुई वो खड़ा था। अंकुश से उसे प्यार तो हो गया था, लेकिन आज उसके लिए उसके मन में इज्जत और बढ़ गई थी। नेहा अंकुश के गले लग गई तो अंकुश हल्का सा मुस्कुरा उठा और बोला, अजी तुझसे मेरे गले पड़े हो मैडम जी, इतना सोना हूँ मैं। तो नेहा शर्मा गई और भाग गई। वहीं अंकुश के पास एक फ़ोन आया जिसे सुन वो मुस्कुरा उठा और कहा, लेट्स प्ले डॉक्यूमेंट्री। वहीं दीपक का जो प्लान था वो भी विवान ने फ्लॉप कर दिया था। कहाँ वो नव्या और विवान को अलग करना चाहता था। उसे अलग ही नहीं, नव्या अब विवान की पत्नी बन चुकी थी। अब तक तो विवान एक दोस्त के रूप में इतना किया, अब वो क्या कर सकता है ये सोच के दीपक डर रहा था। वो जैसे तैसे करके घर आया और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है एक पेपर उसे अपने घर के बाहर लगा हुआ नजर आया। उसने उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। विवान वहीं दूसरी ओर विवान गाड़ी में नव्या का इंतजार कर रहा था कि नव्या आई और गाड़ी में बैठ गई। उसके हाथ में रोल था जिसे देख विवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरे रास्ते दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों ऑफिस आए तो नव्या गाड़ी से उतरी और ऑफिस को देखने लगी। कल जो हुआ वो उसके सामने आने लगा। तो विवान आया, उसने नव्या को देखा तो समझ गया। वो बोला, मिस नव्या चलिए अंदर। नव्या हाँ बोली और अंदर आ गई। विवान और नव्या को देख सब खड़े हो गए तो टीना बोली, गुड मॉर्निंग सर और मैम।
मैम आपका केविन वो रहा कि विवान बोला। 1 मिनट। सब रुक गए तो विवान बोला, नव्या मैम को हर कोई वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे करते थे, ना कि यहाँ की बॉस की किसी इमेज की वजह से। नव्या मैम का केविन वही होगा जो था और आगे कोई बात मुझे नहीं चाहिए। जाइए, गेट बैक टू वर्क। सब यस करके जाने लगे। विवान ने नव्या को एक नज़र देखा और चला गया। नव्या मन में बोली, फिर समझ गए ये कैसे। वही विवान अपने कैबिन में आ गया और कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। उसने टीना को बुलाया। कुछ ही देर में टीना आई तो विवान बोला, टीना, कल जो क्लाइंट्स मिस नव्या के साथ मीटिंग में थे उनके अलावा और कौन आया था वहाँ? और मैंने खुद उस लैपटॉप में प्रेजेंटेशन देखी थी। फिर कैसे वो तस्वीरें आधी, ये सब आज शाम तक पता लगवाओ। और हाँ, उस बड़े क्लाइंट्स का क्या हुआ जो मिलने आने वाला था, अब तक तो आया नहीं। उसे फ़ोन करो, मैं आज ही मिलने आऊँगा। बहुत वक्त हो गया है, ये ऐसे ही टाल रहा है। लंदन की जो कंपनी मैंने अप्रोच की है वहाँ की सारी डिटेल्स दो और रोज़ी को बुलाओ आज। टीना ने कहा। टीना आज अपनी बॉस को इस लुक में देख एक पल को हैरान थी कि विवान कपूर एक बार फिर वापस जो लौट आया था। अब तक वो एम्प्लॉय था और आज फिर बॉस, जिसे देख टीना बहुत खुश थी। टीना ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। विवान ने किसी को फ़ोन किया और कहा, समी कुछ तस्वीरों को भेज रहा हूँ, मैं पता करो ये कैसे आई और किसने ली आज तक, और जिसने भी ली है शाम तक, और जिसने भी ली है वो मेरे सामने चाहिए मुझे। समी ओके विवान, काम हो जाएगा। विवान ने बोला, थैंक यू सो मच। और फिर फ़ोन रखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ ये सब किसका किया धरा है, पर तूने झूठे सबूत से खेल खेला और नव्या को, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई, जो मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तो अब मैं भी वही करूँगा, तेरे घर में तेरे ही लोगों के सामने ही करूँगा, पर सबके सामने। और फिर काम में लग गया। नव्या अपने कैबिन में काम कर रही थी, लेकिन रह रहकर उसे विवान की बातें और उसका आज बिना कहे फिर सब समझ जाना याद आ रहा था। नव्या मन में बोली, तुम कैसे मेरी हर बात समझ जाते हो, कल तुम नहीं आते तो। उसकी आंखें भर आई। पर विवान, ये शादी क्यों क्यों खुद को बर्बाद किया तुमने, मुझसे जोड़ लिया। विवान, कैसे हर किसी की बात का जवाब दे पाओगे, कैसे। शाम हो चली। विवान अपने काम में था कि उसका फ़ोन बज गया। उसने देखा और उठाते हुए बोला, जी बोलो मेरे रॉक स्टार। सामने से आवाज़ आई, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? उस शर्मा के बच्चे ने बताया मुझे कि जब मैं बेहोश था तब तो मिलने आता था रोज़, और अब मैं ठीक हूँ तो भूल गया अपने दादू को। विवान ने कहा, नहीं दादू, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, बस काम में इतना उलझ गया कि आ नहीं पाया, पर जल्द आऊँगा। दादू बोले, हाँ जल्दी आना, तुझे अपनी परी से भी मिलवाना है, पर वो भी अभी बिजी है। उसने कहा, आएगी मुझसे मिलने। विवान को वो झुमके वाली याद आ जाती है तो वो कहता है, ठीक है दादू, मैं ज़रूर मिलूँगा, जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी है दोबारा। दादू दादू ने कहा, बड़ी प्यारी है, सोच रहा हूँ तेरी शादी उससे करवा दूँ, तेरे लिए सही है वो बिल्कुल। और हंस पड़े। शादी सुन के विवान को नव्या याद आ जाती है तो वो बोलता है, अच्छा दादू मैं रखता हूँ, आप आराम करो, और फ़ोन रख देता है। दादू मुस्कुरा कर बोले, शर्मा गया पागल कहीं का। कुछ ही देर में ऑफिस के सब लोग जाने लगते हैं, बस नव्या और विवान ही थे। नव्या ने अपना काम किया और केबिन से निकली और सोचने लगी, आज विवान ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे नाश्ता भी करवा दिया और मैं बोली भी नहीं, कैसे कर गई मैं ये, और दोपहर में भी लंच नहीं करा इसने। देखती हूँ। वो विवान के केबिन की तरफ आई। उसने दरवाज़ा खोला और जैसे ही अंदर आई, सामने विवान को देखकर चुप हो गई, क्योंकि विवान चेयर पर ही सिर टिकाए सो गया था। वो इतना प्यारा लग रहा था कि एक पल को नव्या उसे देखती रह गई। नव्या विवान के पास आई और खुद से ही कह उठाना नहीं चाहती, पर उठाना तो होगा, घर भी तो चलना है, उसने बोला। विवान, पर विवान गहरी नींद में था। नव्या फिर बोली, विवान। अभी विवान नहीं उठा तो नव्या को गुस्सा आ गया और वो जोर से विवान के कान के पास जाके बोली, विवान। इतनी जोर से सुन के विवान एकदम से चौंक गया और हड़बड़ाहट में उठा, लेकिन वो चेयर पर था, वो खुद को संभाल नहीं पाया। वो गिरता कि नव्या ने उसे पकड़ना चाहा। विवान ने नव्या का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन चेयर नहीं संभली और विवान नव्या के साथ ही गिर गया। नव्या ऊपर और विवान नीचे। नव्या तो बस विवान को देख रही थी कि विवान को होश आया और वो बोला, आउच यार, ऐसे कौन उठाता है अपने बॉस की
नव्या को भी अब होश आया और वो अलग हुए। दोनों उठे तो विवान बोला, ऐसे कौन उठाता है भला? आवाज दे देती ना। नव्या ने बोला, दी थी पर कुंभकर्ण सो रहा था। विवान, मैं? कुंभकर्ण? नव्या ने कहा, हाँ, 2 बार बोला पर तुम तो ऐसे सो रहे थे जैसे बहुत वक्त बाद सो रहे हो। विवान अब शरारती करते हुए, तभी मोटी गिर गई मेरे ऊपर। क्यों? नव्या घूरते हुए, मैं मोटी हूँ? विवान ने कहा, अब मुझ पर ऐसे गिरोगी तो मैं ही बताऊंगा ना कि तुम मोटी हो। विवान नव्या ने कहा, विवान, तुम सच में कुंभकर्ण हो? फिर विवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अब चलें घर। जिस काम के लिए बुलाने आई थी वही भूल गई, चलो। नव्या मुंह बनाते हुए बोली, चलो। दोनों ऑफिस लॉक करके गाड़ी से निकल जाते हैं। नव्या का मुंह फूला हुआ था कि तभी एक गुब्बारे वाला जब गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो आता है और विवान की गाड़ी का शीशे की तरफ टक टक करता है और कहता है, साहब ले लो एक गुब्बारा। तो विवान गुब्बारा ले लेता है और नव्या को देते हुए कहता है, सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। विवान इतने प्यार से सॉरी कहता है कि नव्या भी मुस्कुरा देती है और ले लेती है। विवान ने कहा, थैंक यू मोटी। नव्या घूर के विवान की ओर देखती है तो विवान ने कहा, नव्या जी, और गाड़ी चला देता है। नव्या बोलती है, विवान। तो विवान ने कहा, बोलो। नव्या ने कहा, कल जो कुछ भी उसके लिए मुझे रिएक्ट कर गई, सुबह भी तुम आए तब भी मैं नहीं बोली। सही कहा था तुमने, एक कुछ रिश्ते की वजह से हम अपना दोस्ती का रिश्ता क्यों खोए? हम बेस्ट फ्रेंड थे और रहेंगे, और रही ये रिश्ता तो ये भी कुछ वक्त का ही सही, क्योंकि एक बार दीपक को सजा हो जाए मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। ये सब नव्या ने बहुत मुश्किल से कहा। क्यों? वो नहीं चाहती थी कि विवान ने सुना तो उसे बहुत दर्द हुआ, पर उसके चेहरे पर आने नहीं दिया उसने, और कहा, ये सब बात की बात है, अभी पहले जो जैसे है वैसे रहे। और हाँ, कल एक पार्टी में जाना है, तैयार रहना तुम। नव्या ने कहा, पार्टी? विवान ने कहा, जी पार्टी, बाकी कल समझ जाओगी। और मेरी दोस्त, अब बातें हो गई हो तो उतरो। नव्या हैरानी से, मुझे बीच रास्ते में उतारोगे तुम? विवान नव्या के पास आया और बोला, रहा जाम जी लो। वो कैसे? अब छोड़ दे, मंजिल मिले ना मिले, सफ़र कैसे अधूरा छोड़ दे। विवान के ऐसे बोलने से नव्या की धड़कनें बढ़ गई कि विवान बोला, और उतरे, घर आ गया। नव्या होश में आई तो सामने घर था। नव्या जल्दी से उतर गई। विवान भी गाड़ी खड़ी कर अंदर आ गया, पर उसके दिमाग में कल क्या होने वाला है वो चल रहा था, और नव्या की बात जो उसे चुभ रही थी। और ये सब सोचते सोचते अपने कमरे में चला गया। वहीं अंकुश ने अपनी टीम तय की, उन्हें अलर्ट किया और निकल गया। रात के अंधेरे में शीतल का पता जो उसे मिला था उस ओर, और नेहा घर की छत से उसे जाते हुए देख रही थी। अंकुश ने उसे देखा तो मुस्कुराने का इशारा किया और निकल गया। नेहा मन ही मन अंकुश की रक्षा करना माता रानी ये दुआ कर रही थी। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।